बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव जो कि सुपर पोजिशन ऑफ द वेव का रिज़ल्ट है, इसका डेफिनेशन गिवन है कि व्हेन टू वेव ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड मूव अलॉन्ग अ सेम पाथ अपोजिट इन डायरेक्शन देन इट विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। के टू वेव है, अब दोनों वेव की फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड सेम है, मूव अलॉन्ग अ सेम पाथ यानी सेम पाथ से ट्रेवलिंग कर रहे अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर एक वेव राइट के डायरेक्शन पे है तो दूसरा लेफ्ट के डायरेक्शन पे है तो इट विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। दूसरा डेफिनेशन इसका गिवन है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ सर्टन मीडियम, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव है एक सर्टन मीडियम से व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव अकर विद डेंसर मीडियम। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हो डेंसर मीडियम से, अब हमें मालूम है कि रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से कुछ इस तरह से होते हैं कि लेट्स सपोज एक वेव जा रहे और एक मीडियम को हिट कर रहे और वो है डेंसर मीडियम, तो वापस जो वेव है वो वापस 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर क्रस्ट यहाँ पर जा रहे तो वापस ट्रप में कन्वर्ट होकर फ्री एंड की तरफ आ जाएगा। अब अगर ट्रप यहाँ से जा रहे और वहाँ पर यानी हिट होके कोलाइड होके तो वापस वो क्रस्ट में कन्वर्ट होके फ्री हैंड की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव जो कि अगर वो डेंसर मीडियम से हो तो वो भी प्रोड्यूस करेगा स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। स्टैंडिंग वेव को हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो कंसिडर अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। एक स्ट्रिंग हमने लिया, इसकी वन एंड को फिक्स्ड किया और दूसरा एंड जो स्ट्रिंग का है वो फ्री है। इफ यू विगल द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, लेट्स अगर हम इस यानी स्ट्रिंग की जो फ्री एंड है इसको विगल कर देते हैं, द वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एंड मूव टूवर्ड द फिक्स्ड एंड। जिस इसमें जैसे कि वेव प्रोड्यूस होगा और जो फिक्स्ड एंड है उसी एंड की तरफ मूव होगा एंड रिफ्लेक्शन मूव बैक टू द फ्री एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग। और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो वापस जो है यानी रिफ्लेक्ट होके फ्री एंड की तरफ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वेव प्रोड्यूस किया तो वो वेव जो है वो फिक्स पॉइंट की तरफ जा रही है। लेट्स सपोज क्रस्ट यहाँ पर आया, वो क्रस्ट जो है क्योंकि डेंसर मीडियम है वो क्रस्ट जो है वापस ट्रप में कन्वर्ट होके अब ट्रप जो है वापस फ्री एंड की तरफ आ रहे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है अगर इस दोनों डायग्राम को हम कंबाइन कर देते हैं तो इट विल फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। अब यहाँ पर इसके प्रॉपर डायग्राम है, जिस तरह से क्रस्ट और ट्रप यानी वापस रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ पर जैसे क्रस्ट एक वेव जा रहे वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसी तरह से आ रहे। So there are certain points in standing wave, that point in which the amplitude are zero and tension are maximum called nodes. अब यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स है। अब वो पॉइंट्स जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, जैसे कि इस पॉइंट को ये जो N1 N2 N3 है ये वाला पॉइंट्स, इस पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है लेकिन यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा। यानी ये वाला वेव इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे, ये जो नीचे वाला वेव है इसको डाउन अट्रैक्ट कर रहे, यानी इस पर टेंशन जो है वो मैक्सिमम है लेकिन एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो है वो मिनिमम है या एम्पलीट्यूड ज़ीरो है। यहाँ पर इस पॉइंट को नोड्स कहते हैं और N1 N2 N3 से इसको डिनोट करते हैं। अब द पार्टिकल रिमेन इन रेस्ट एट नोड्स, लेकिन देखिए जो पार्टिकल्स है वो नोड पे हमेशा के लिए रेस्ट में होगा क्योंकि इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को बैलेंस कर रहे। तो पॉइंट्स जो है इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है वो रेस्ट में होगा। That points where the amplitude are maximum and tension are minimum called antinodes. अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है लेकिन यहाँ पर टेंशन जो है वो मिनिमम है, इसको एंटीनोड्स कहते हैं, स्टैंडिंग वेव की एंटीनोड्स। जैसे कि A1 A2 A3 अप टू AN रिप्रेजेंट द एंटीनोड्स। The distance between two consecutive nodes or antinode is equals to half of the wavelength. अब दो जैसे कि यहाँ पर ये नोड है, इस तरह से ये सेकंड कंसेक्यूटिव नोड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल है, या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा बाई 2 हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल है। while the distance between node and nearest antinode is equals to lambda by 4। जैसे कि यहाँ पर ये नोड है और फिर इसके बाद जो है एंटी नोड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा। अब इसके अंदर हम जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी।
तो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है, लेट्स सपोज अगर कॉर्ड जो है, जो स्ट्रिंग है, इट वाइब्रेट इन सिंगल लूप, देन इट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब अगर लूप जो है स्ट्रिंग सिंगल यानी जो स्ट्रिंग है वो सिंगल लूप बना रहे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा कैलकुलेट कर देते हैं। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर 2 नोड्स और एक एंटी नोड है, और 2 नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो λ/2 के इक्वल होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है λ/2 के इक्वल है। अब यहाँ पर यानी यहाँ जो लेंथ है L, लेट सपोज बराबर है λ/2 के, तो यहाँ पर λ बराबर हो जाएगा λ इज इक्वल्स टू ये 2L के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर λ के साथ मैंने सिर्फ डिफरेंस के लिए यहाँ पर 1 लगा दिया, यानी λ1 जो है यहाँ पर बराबर हो गया 2L के फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में। अब हमें मालूम है कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने 1 पुट किया, लैम्डा के साथ मैंने भी 1 पुट किया, तो फ्रीक्वेंसी f1 जो है ये बराबर हो जाएगा v/λ1 के इक्वल हो जाएगा। अब λ1 की वैल्यू हमें मालूम है। अब अगर ये वाला इक्वेशन में यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा f1 इज इक्वल्स टू v/λ1 की वैल्यू है 2L आ जाएगा। तो अब ये एक इक्वेशन बना हमारा, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है स्टैंडिंग वेव का फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और हमें ये भी मालूम है कि यानी जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर हमने जो कि वेव प्रोड्यूस किया, और स्टैंडिंग वेव जो स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव है हमें मालूम है वो डिपेंड करते हैं, यानी यानी ये डिपेंड करते हैं T/m पे, मास ऑफ द स्ट्रिंग और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा f2 इज इक्वल्स टू v की जगह पर v/2L अंडर द रूट T/m आ जाएगा। तो इसी तरह से ये इक्वेशन ये भी बना, लेट्स सपोज ये दोनों है हमारे पास इक्वेशन 1, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये जो है फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, यानी ये स्टैंडिंग वेव का जो है फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। अब है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से मालूम करते हैं कि इफ द कॉर्ड वाइब्रेट इन द टू लूप देन इट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब अगर कॉर्ड जो है डबल लूप में वाइब्रेट हो रहे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास जो होगा सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये एक नोड यानी एक लूप ये है, नोड और एंड नोड, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये λ/2। इस तरह से एक लूप ये है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है λ/2, तो L बराबर हो जाएगा λ/2 प्लस λ/2 के। दोनों का अगर हम LCM ले ले तो ये आ जाएगा 2λ/2 आ जाएगा। अब हमें जैसे कि यहाँ पर हमने लैम्डा का इक्वेशन बना दिया था, यहाँ पर मैं सिर्फ डिफरेंस के लिए इसके साथ स्मॉल 2 लिख लेता हूँ, तो λ2 जो है ये बराबर हो जाएगा 2L/2 के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने यानी सेकंड लूप के लिए जो ये वाला इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी का, वो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा f2 इज इक्वल्स टू v/, ये आ जाएगा v/ यानी देखिए v/λ2। अब इस इक्वेशन को लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो f2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा v/λ2 की जगह पर 2L/2। तो बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के हिसाब से f2 जो है ये बराबर हो जाएगा, यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 and 2 v/2L आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट से v/2L f1 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा f2 इज इक्वल्स टू 2f1, यानी ये जो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुआ। इस तरह से अगर हम थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो if the chord vibrate in 3 loops then its frequency is called third harmonic frequency। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस भी λ/2, ये भी λ/2 के इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस भी λ/2 के इक्वल है, तो टोटल लेंथ जो है ये बराबर हो जाएगा λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। इसका अगर हम LCM ले लें तो ये आ जाएगा 2 हमारा LCM और ऊपर 3 लैम्डा आ जाएगा।
तो यहाँ पर लेमडा के साथ अगर मैं 3 पुट कर दूँ तो लेमडा 3 जो है ये बराबर हो जाएगा 2L/3 के, यानी 3 डिवाइड में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन लिख दे कि फ्रीक्वेंसी F3 इज इक्वल्स टू V/λ3। अब इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो F3 जो है ये बराबर हो जाएगा यानी V/2L/3। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के रिस्पेक्ट से ये आ जाएगा F3 इज इक्वल्स टू ये 3V/2L हो जाएगा, और ये V/2L हमने इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट से ये बराबर था यानी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के, तो F3 इज इक्वल्स टू 3F1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो है लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3, इस तरह से ये था इक्वेशन 2 यानी ये सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन 2, और ये बना हमारा इक्वेशन 3। अब अगर फोर्थ हार्मोनिक के लिए हम यानी फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो ये भी λ/2, इस तरह से ये भी λ/2, ये भी λ/2 और ये भी λ/2। तो टोटल लेंथ जो है ये बराबर हो जाएगा λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। तो एलसीएम इसका बन जाएगा 2 and 2 4 लैम्डा हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2L/4, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बनेगा F4 इज इक्वल्स टू V/λ4, यानी इस λ4 को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा F4 इज इक्वल्स टू ये 4 यानी ये बन जाएगा V/2L/4। अब बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के रिस्पेक्ट से F4 इज इक्वल्स टू 4 and 2 V/2L, और V/2L जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, और ये आ जाएगा F4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम F1। तो ये जो है फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है स्टैंडिंग वेव का। इस तरह से अगर इसका हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं तो जनरल फार्मूला जो है यहाँ पर बन जाएगा Fn इज इक्वल्स टू यानी NF1 के इक्वल होगा। अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक का फाइंड कर देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी ये बना जनरल फार्मूला, यानी जनरल फार्मूला बना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंडिंग वेव का। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का। अल्लाह हाफिज़।